Hello students, Jai Hind all of you, and welcome back to the second part of the chapter for the students of class 12th from our English Flamingo book. As you know that the name of the chapter is Lost Spring, which is written by Anis Jung. As I have already told you about the writer that she was born in Rourkela और ये एक इंडियन राइटर हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छी मोस्ट फेमस बुक लिखी थी अनविलिंग इंडिया इन द ईयर 1987 जिसमें इन्होंने इंडियन वीमेन की बात की थी। तो अनीस जंग जो कुछ भी लिखती हैं वो रियलिस्टिक टॉपिक्स पर लिखती हैं, हमने ये बात पहले ही आपको बता दी है। और यहाँ पर जो स्टोरीज़ बताई गई हैं इस चैप्टर में 2 स्टोरीज़ हैं जो कि बच्चों के बचपन से जुड़ी हुई हैं, जिनका बचपन छिन जाता है क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो उनकी जो ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं इन ये बच्चे उन सब चीज़ों से क्या हैं, वंचित हैं, जिसे हम डिप्राइव्ड कहते हैं। और ये जो स्टोरी है बहुत अच्छी तरीके से अनीस जंग ने बताई है। अब तक हमने पढ़ा था कि अनीस जंग जो हैं वो बताती हैं कि वो 2 बच्चों से इंटरेक्ट होती हैं। ये आपकी फर्स्ट स्टोरी चल रही है। समटाइम्स आई फाउंड ₹1 नोट इन द गार्बेज। तो वो चप्पल की बात करती हैं, उससे जब इंटरेक्शन होता है उनका तो चप्पल की भी बात आती है क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो चप्पल नहीं पहनते हैं, नंगे पाँव घूमते हैं। तो ये चप्पल इसलिए नहीं पहनी क्योंकि उसे चप्पल पहनना पसंद ही नहीं था। एक बच्चे ने यही जवाब दिया था कि उसे चप्पल पहनना पसंद नहीं था। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फूट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन away a perpetual state of poverty. What do you mean by excuse? Excuse means एक बहाना बनाना, यानी एक a reason to justify a fault. तो यहाँ पे जो बच्चे बताते हैं कि हम नंगे पाँव घूमते हैं तो अपना रीज़न क्या देते हैं, वो यही देते हैं कि ये कोई पैसे की कमी की वजह से हम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब हमारा ये हमारे पास पैसा नहीं है तो हम चप्पल नहीं खरीद सकते, हम नंगे पाँव इसलिए घूमते हैं। उन्होंने अपना ये बहाना क्या बनाया, इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। ये तो एक ट्रेडिशन है कि हमें बेयर फुट रहना पड़ता है, हम रहते हैं, हमारा ट्रेडिशन, हमारा रिवाज है ये। तो ये बात वो बताते हैं बच्चे। राइटर ये कहती हैं कि ये जो ट्रेडिशन का नाम लोग दे देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ये रिवाज है कि पैरों में कुछ ना पहना जाए। तो राइटर का कहना ये है कि आई वंडर, मुझे ये लगता है कि ये लोग एक बहाना बनाते हैं और अपनी गरीबी को इस बहाने के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। एंड सी द मीनिंग ऑफ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। इट मीन्स परपेचुअल मीन्स कंटिन्यूस। तो ये जो पॉवर्टी है ये कैसी है, ये तो हमेशा चलती रहनी है, नेवर एंडिंग कंडीशन ऑफ बीइंग पुअर। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट अस कम टू द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. अब यहाँ पे राइटर बता रही हैं आई रिमेंबर। देखो ये जो आप मैप देख रहे हैं उसमें एक जगह दिखाई जा रही है उडुपी। ये उडुपी जो है वो कहाँ पर है, ये एक शहर है जो कि कर्नाटक में है। तो राइटर ये कहती हैं कि उडुपी जो कि कर्नाटक में है, तो उडुपी का एक आदमी था, उसने मुझे एक बार ये कहानी सुनाई थी। ये आदमी जब छोटा सा लड़का था और वो स्कूल जाया करता था और उस स्कूल के रास्ते में एक ओल्ड टेम्पल आता था, पुराना टेम्पल पड़ता था, एज यू कैन सी इन द सेंटेंस हियर। और उस मंदिर के पुजारी उसके फादर थे। तो राइटर अपना एक बात को याद करके बता रही हैं कि ये उडुपी की बात है। एक आदमी था और उसने मुझे एक बार ये कहानी सुनाई थी। यह आदमी ने कहानी सुनाई थी जब वो एक छोटा बच्चा था। क्या कहानी थी? He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. तो उसने ये कहानी बताई थी कि वो जब वहाँ से गुजरता था, वो बच्चा जो कि प्रीस्ट का बेटा था, मंदिर के पुजारी का बच्चा था,
तो ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो थोड़ी देर के लिए, ब्रीफली मीन्स थोड़ी देर के लिए टेम्पल में आकर रुक जाता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे एक जोड़ी दे दो जूते का, ताकि मैं उसको पहन सकूं और स्कूल जाऊं उसे पहनकर, क्योंकि पहले के ज़माने में वहाँ पर प्रीस्ट के बच्चों के पास भी चप्पल नहीं होती थी। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. What is the meaning of desolation? Desolation means the state of being empty, यानी खाली हो जाना उस जगह का। किस जगह का खाली हो जाना? जिस जगह की बात बताई जा रही है, ये बच्चा बता रहा था जब कहानी। कौन सा बच्चा? 30 साल पहले की बात है ये। अब ये क्या हुआ है? राइटर बताती है कि 30 years later I visited his town। 30 साल के बाद, 30 ईयर्स के बाद जब राइटर उडुपी के उस मंदिर में गई, तो राइटर कह रही हैं मैंने देखा कि अब वो मंदिर बिल्कुल खाली है और वहाँ आसपास कोई नहीं रहता है। तो राइटर यहाँ हमें बता रही हैं कि 30 साल पहले यहाँ का सीन कितना अलग था और अब क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं उडुपी में। वो कहती हैं कि टेम्पल के पीछे का जो बैकयार्ड है, In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. तो देखो कितनी चेंजेस आ चुके हैं। वो बता रहे हैं कि जब मैं 30 साल बाद वहाँ पहुँची, मैंने विज़िट किया था, तो वहाँ का जो बैकयार्ड था, वहाँ पर एक नया पुजारी आ चुका है और वहाँ पर लाल और वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर्स हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग लड़का है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं एक लड़का दिखाई दे रहा है। वो फुल मतलब ड्रेसअप होकर जा रहा है, जिसके पास जूते भी हैं, सॉक्स भी हैं, ये कपड़े भी अच्छे से उसने पहन रखे हैं। ये सारी चीज़ें आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं। ये राइटर बता रही हैं कि 30 साल पहले की सिचुएशन बहुत अलग थी और 30 साल बाद जब मैं वहाँ विज़िट करने जाती हूँ तो यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। बहुत सारे सीन चेंज हो चुके हैं। बच्चा आज फुल्ली प्रॉपरली अच्छी तरह से तैयार होकर जाता है। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, अराइव्ड पेंटिंग, तो वो बच्चा आ रहा था और वो बच्चा बड़ा हाँफता हुआ आया है, थक चुका है, स्कूल से आया है तो, और अपना बैग कहाँ डाल देता है? वहाँ पर फोल्डिंग बेड पड़ा है, उस पर डाल देता है। तो 30 साल पहले एक बच्चे ने प्रार्थना की थी और 30 साल बाद काफ़ी वो चीज़ चेंज हो गई कि हाँ आज के बच्चे, प्रीस्ट के बच्चे अब वहाँ पर क्या पहनते हैं? शूज़ पहनते हैं। लुकिंग एट द टेम्पल आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। तो उस बच्चे को देखकर उसको क्या हुआ? आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड। उस बच्चे को देखकर, जो आज के ज़माने का बच्चा था, उस बच्चे को देखकर इन्हें वही वाला बच्चा याद आ गया था कि जो बच्चा प्रेयर किया करता था। कौन सा बच्चा? वो जो 30 साल पहले जब विजिट किया था, उस टाइम पर जब नंगे पाँव बच्चे घूमते थे, उस टाइम की बात बता रही है। हैड मेड द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। तो उसको भगवान ने क्या किया था? उसको भी भगवान ने पेयर ऑफ शूज़ दे दिए थे जब उसने प्रार्थना की थी। उस पुराने मंदिर वाले बच्चे ने, उस पुजारी के बच्चे ने एक और प्रेयर उसने की थी, लेट मी नेवर लूज दैम, कि कभी मैं इनको खोऊं नहीं, इन जूतों को। एंड गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और गॉडेस ने उसकी इस प्रेयर को ग्रांट कर लिया था। और उसके बाद से वहाँ के जितने भी प्रीस्ट के बच्चे थे सब चप्पल पहनने लग गए थे। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. जब ये बात उनको याद आती है, ये सब बातें वो बता देती हैं कि यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, मतलब पुजारी के जैसे बच्चे जो हैं वो आजकल क्या पहनते हैं? शूज़ पहनने लगे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। अब ये जो चीज़ थी जो वो याद कर रही थी राइटर, वो तो ख़त्म हो गई। अब वो बताती हैं कि माई एक्वेंटेंस, यानी जैसे हम कहते हैं ना जाना पहचाना इंसान, मेरे कांटेक्ट में, तो इनके कांटेक्ट में कौन था? साहिब आलम था इनके कांटेक्ट में, जो रैग पिकर था। तो वो कांटेक्ट में जिसके थी विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। राइटर बता रही हैं कि ये मुझे कहाँ लेकर चला गया बच्चा? ये मुझे लेकर गया सीमापुरी में। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी। सीमापुरी कहाँ पर है? आउटर एरिया ऑफ दिल्ली, yet miles away from it metaphorically. Metaphorically मीन्स सिम्बॉलिकली। जिसे हम कहते हैं ना, हम कंपेयर तो कर रहे हैं लेकिन एक
कंपेयर इस तरीके का नहीं कि इस तरीके से होता है, जैसे मेटाफर जिसे हम कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच में जैसे हम याद करते हैं इसको, वो चीज़ है ये। तो मेटाफोरिकली वो बता रहा है कि ये दिल्ली जो है वो दिल्ली के आउटर पार्ट में एक जगह है जिसका नाम है सीमापुरी, वहाँ पर ये बच्चा मुझे लेकर चला गया। कौन सा बच्चा? साहिब आलम। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, और जितने भी वहाँ पर सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो सब कौन है? स्क्वेटर्स हैं। हु आर स्क्वेटर्स? ए पर्सन हु अनलॉफुली ऑक्यूपाइज एन अनइनहैबिटेड बिल्डिंग और अनयूज्ड लैंड। तो वो स्क्वेटर्स उनको कहा जाता है कि वो लोग जो कि क्या करते हैं? कब्ज़ा कर लेते हैं ऐसी जगह पर जो सरकार की ज़मीन होती है, तो वहाँ उस जगह को वो खाली सोचकर वहाँ पर अपना कब्ज़ा बना लेते हैं। तो ये लोग कैसे रह रहे हैं? वहाँ पर अनलॉफुली रह रहे हैं और उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है जगह और वहाँ पर अपनी बिल्डिंग बना लेते हैं अनयूज्ड लैंड। जो कि कहाँ से आए थे ये लोग? केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। ये 1971 की बात है। ये 1971 में क्या हुआ था? जब पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया गया था, तो ये बच्चा उनको वहाँ लेकर चला जाता है। ये बच्चा वहीं रहता है, साहिब आलम, सीमापुरी में। तो ये रियल स्टोरी है जो, और ये सीमापुरी कहाँ है? ये दिल्ली में है, दिल्ली के आउटर पार्ट में है, और यहाँ पर ये लोग रहते हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है इस ज़मीन पर। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग दैम, इसी में से एक फैमिली किसकी थी? साहिब की फैमिली थी। सीमापुरी वॉज दैन अ वाइल्डरनेस, उस समय पर जब ये लोग यहाँ आए थे तो उस समय पर सीमापुरी जो जगह थी जो दिल्ली के आउटर पार्ट पर है, थोड़ी दूरी पर है, येट फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम इट। तो वो राइटर बताती हैं कि साहिब आलम की फैमिली भी वहीं रहती थी सीमापुरी में, और वो जगह एकदम एक वेस्ट लैंड थी उस टाइम पर जब ये लोग आए थे। इट स्टिल इज़, और अभी भी वो जगह ऐसी ही है, बंजर जैसी ही है, ज़मीन वैसी ही है, बंजर, लेकिन अब वहाँ पर लोग रह रहे हैं। बट इट इज़ नॉट एम्प्टी, लोगों ने वहाँ बसेरा कर लिया है अपना। राइटर अब उनके सिचुएशन बता रही हैं कि वो घर जो हैं जहाँ वो रहते हैं सीमापुरी में, वहाँ पर सीमापुरी में ज़्यादातर रैग पिकर्स ही रहते हैं, गरीब पुअर कंडीशन वाले लोग ही रहते हैं, और ऐसे लोग रहते हैं जिनकी कोई ज़मीन नहीं है और अपनी ज़मीन मतलब उनकी ज़मीनों, दूसरों की ज़मीनों पर आकर अपना घर बना लेना। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage और running water, live 10,000 rag pickers. राइटर बता रही हैं हमें कि उनके घर की उनकी हालत कैसी है, उनके घर कैसे हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के हैं, और टिन की रूफ पड़ी हुई हैं, छतें पड़ी हुई हैं। ऐसे घर तो आपने शायद देखे भी होंगे। और तारपोलिन मीन्स हैवी ड्यूटी वाटर प्रूफ क्लोथ जिसे हम कहते हैं, तो वो पड़ा हुआ है उसके ऊपर। डिवॉइड ऑफ सीवेज, यानी सीवेज की कोई सुविधा नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है वहाँ पर, और रनिंग वाटर की भी सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है ये सारी। और वहाँ कितने लोग रहते हैं? लगभग लिव 10,000 रैग पिकर्स, इतने रैग पिकर्स वहाँ पर रहते हैं। लेकिन इनकी सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है, इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, और उनके घर के बारे में भी राइटर यहाँ पर बता रही हैं। They lived here for more than 30 years. ये यहाँ रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं? more than 30 years without an identity, बिना किसी आइडेंटिटी के ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बिना किसी परमिट्स के यहाँ रह रहे हैं, यानी उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, फिर भी इन लोगों ने अपने यहाँ पर बसेरा बना लिया है। सरकार इनके लिए कुछ नहीं करती है क्योंकि इन लोगों ने इलीगली अपना काम यहाँ पर अपना बसेरा किया हुआ है, कोई आइडेंटिटी भी नहीं है इसलिए। बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास क्या हैं? राशन कार्ड्स हैं। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट की ज़रूरत तो सबको पड़ती है, इसलिए इनको राशन कार्ड दे दिए गए हैं ताकि वो लोग क्या करें कि ये जो नेता लोग हैं उन लोगों को ये वोट दे सकें। इसलिए इनका नाम राशन कार्ड में, इनको राशन कार्ड दिए गए हैं ताकि इनका नाम किस में आ जाए? वोटर लिस्ट में आ जाए। एंड इनेबल दैम टू बाई ग्रेन, और इसी राशन कार्ड से ये अपना गुजारा चलाते हैं, ये अपना राशन वहाँ से लेते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी।
If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. अब यहाँ पर एक लेडी हैं जो कि फटी हुई साड़ी पहन रखी है, उन्होंने टैटर्ड साड़ी पहन रखी है। वो उस वहाँ पर जब वो गई हैं सीमापुरी में, साहिब आलम उनको लेकर गया है वहाँ पर, वहाँ की सिचुएशन देखी उन्होंने, उनकी कंडीशन भी देखी कि नाली की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है फैसिलिटी। लेकिन यहाँ एक लेडी हैं जो राइटर को बता रही हैं, अनीस जंग को ये भी कह रही हैं, कई लोगों से उनकी बातचीत हुई है, इंटरेक्शन हुआ है अनीस जंग का, तो लेडी बताती हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, खाना है। जीने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। सो फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। पहचान से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पेट है भैया, पहले इसे भरो। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज़, अगर दिन ख़त्म होने तक हम अपनी फैमिली को खाना खिला दें और अपने बिस्तर पर चले जाएं सुकून से, बिना खाली पेट हुए, पेट में दर्द ना हो, क्योंकि भूख से लोगों को दर्द भी होता है। तो राइटर बता रही हैं कि ये लेडी ऐसा बोलती है कि हम सुकून से अगर बिस्तर पर सो जाएं जाकर, बिना खाली, मतलब अगर हमारा पेट भरा हुआ है और हम सुकून से जाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं, हमें पूरे दिन में अगर खाना ही मिल जाए ना, तो हमारे लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। वी वुड रादर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। हम इधर रहना चाहेंगे। क्यों रहना चाहेंगे? वो फील्ड के बारे में फिर वो बताती हैं कि वो जहाँ हम रहते थे उस फील्ड ने हमें कुछ नहीं दिया, उस फील्ड ने हमें कोई खाना नहीं दिया, उन्होंने तो हमारी तबाही करी। तो ये सब किसने कहा? एक औरत ने कहा। ये कौन सी औरत ने? वही औरत जो कि साड़ी पहने या फटी हुई साड़ी में है। तो ये बात वो बताती है। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, ये बात उन्होंने कब कही थी? जब उनका इंटरेक्शन इस लेडी से हुआ और इस लेडी ने फिर उसका जवाब दिया था कि तुम इतना अच्छा सुंदर ज़मीन को छोड़कर क्यों चले आए, ग्रीन फील्ड्स और रिवर्स को छोड़कर क्यों चले आए। तब उन्होंने ये बात बताई थी कि हमारे लिए तो खाना सबसे ज़रूरी है, पूरे दिन में अगर पेट भर खाना मिल जाए और हम अपने बिस्तर पर अच्छे से सो सकते हैं, तो इससे तो बेहतर है कि हम यहीं पर रहें और उस फील्ड में क्यों रहें जिसने हमें कुछ भी नहीं दिया। Then afterwards, wherever they find food, they pitch their tents. अब ये लोग कौन है? जैसे हम कहते हैं खाना बदोश लोग जो होते हैं, तो ये लोग क्या करते थे कि जहाँ पर भी इनको जगह मिलती थी वहाँ पर जाके अपने टेंट्स को लगा लेते थे। पिच देयर टेंट्स, दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिट होम्स कहते हैं। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जहाँ पर भी गए वहाँ पर अपना टेंट बना लेना, पिच कर लेना, फिक्स कर देना, तो जिनको कहा जाता है ट्रांजिट होम्स, चलता फिरता घर, अ टेम्पररी होम। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उसी में क्या बन जाते हैं? पार्टनर बन जाते हैं, उसी ज़िंदगी के पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और अगर सीमापुरी में किसी को रहना है, ज़िंदगी जीनी है, तो इसका मतलब है कि रैग पिकिंग करो। थ्रू द years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even it is a leaking roof. But for a child, it is even more. तो सालों से क्या कर रहे हैं? थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। ये एक मतलब उनके लिए क्या बन गई है? एक आर्ट बन गई है। गार्बेज जो है वो इनके लिए क्या बन गया है? सोना बन गया है, क्योंकि ये गार्बेज से इनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो इनकी ज़िंदगी में, जो इन्होंने कभी पहनी नहीं है, कभी देखी नहीं है, वो चीज़ें भी ये कचरे में से उठा लेते हैं। सो इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये इनका डेली ब्रेड बन गई है, रोज़ का खाना है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, एक छत है उनके लिए ये एक। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो कैसी रूफ हो, कैसी छत हो, टपकती हुई छत जिसे हम कहते हैं। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। भाई ये अगर कहा जाए, ये फैमिली जो फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं उनके लिए तो ये एक वो है, रोज़ का खाना, और इनके सर के नीचे एक छत है। लेकिन बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत ही इससे भी ज़्यादा है। इन्हें इन चीज़ों से खुशी मिलती है, ये इसको एक खेल समझते हैं। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 rupee note, साहिब सेज, हिज आइज लाइटिंग अप,
When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. अब साहिब यहाँ बता रहा है कि I sometimes find कि कभी कभी मुझे क्या मिल जाता था, ₹1, 1 रुपया भी मिल जाता था, और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी मुझे मिल जाता था। ये किसने बताया? ये साहिब ने बताया उस राइटर को। और उसकी आंखें, जब वो ये बात कह रहा था कि मुझे 10 रुपये का नोट मिल जाता है, तो उसकी आंखों में बड़ी चमक थी, लाइटिंग अप। लाइटिंग अप मीन्स शो जॉय एंड हैप्पीनेस। उसकी चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी कि देखो कितना खुश होकर वो बच्चा कह रहा है कि मुझे 10 का नोट भी मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. राइटर बता रही हैं यहाँ पर कि अगर हमको उस कचरे के ढेर में से, हीप ऑफ गार्बेज में से अगर चांदी का सिक्का मिल जाए, तो हम कभी भी उस चीज़ में से, मतलब यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तुम सर्चिंग करना बंद नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें एक उम्मीद रहेगी कि नहीं, हो सकता है अभी और सिक्का मिल जाए मुझे इस कचरे में से। तो तुम लोगों को एक बेचैनी हो जाएगी, यार कल मुझे एक सिक्का मिला था चांदी का, चलना आज फिर चलते हैं, आज देखेंगे शायद कोई सोने का सिक्का मिल जाए। सो यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तो इन पेरेंट्स के लिए तो गार्बेज एक अलग चीज़ है, इनके लिए तो ये सर्वाइवल है, लेकिन बच्चों के लिए गार्बेज, ये कचरे में से चीज़ें ढूंढना, वो उनके लिए क्या है, एक मज़ा है, एक अच्छी चीज़ वो मानते हैं इस चीज़ को। What it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. तो बड़ों के लिए क्या है, ये सर्वाइवल है, लेकिन बच्चों के लिए क्या है, ये वंडर है। एक दिन राइटर बता रही हैं, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब। राइटर बताती हैं कि मैंने एक दिन सुबह साहिब को देखा। वो कहाँ खड़ा था? एक फेंस्ड गेट की तरफ खड़ा हुआ था। ये जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, फेंसिंग है, इस तरीके से जाली लगी हुई है, तो जाली के बाहर की तरफ वो खड़ा हुआ है, फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। राइटर हमें बता रही है, एक मतलब सर्दी के दिन थे, सर्दी की सुबह थी, वो बच्चा जो था साहिब आलम, वो वहाँ पर खड़ा हुआ है और वहाँ पे लोगों को देख रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। I like the game, he hums, content to watch it, standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. तो साहिब आलम जो है, जब वो बताती हैं कि मुझे इस तरीके से कहा गया, मतलब इस तरीके से मैंने देखा था, वो वहाँ पे गेम खेला जा रहा है, तो राइटर कह रही हैं कि इस बच्चे ने फिर मुझसे कहा कि ये गेम तो मुझे बहुत पसंद है, ही हम्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है टेनिस। और सेटिस्फाइड होकर वो बात कहता है, कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। तो वो वहाँ से देख रहा था, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। आई गो इन साइड, वही राइटर को ये भी बता रहा है कि मैं अंदर भी जाता हूँ, मैं अंदर भी जाता हूँ, और अंदर जाकर क्या करता हूँ, कभी कभी वो गेट कीपर जो है वो मुझको वहाँ के जो झूले होते हैं, स्विंग जो होते हैं, झूले जो होते हैं, उनमें परमिशन दे देता है कि हाँ बेटा, तुम अंदर आकर झूला झूल सकते हो, क्योंकि उसके पास टेनिस तो है नहीं, इसलिए वो वहाँ से देखता रहता था उस गेम को। उसके भी सपने थे बच्चे के, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, और शाह साहिब ने क्या पहन रखे थे, टेनिस के शूज़ पहन रखे थे उस टाइम पर जब वो फेंसिंग से उसको देख रहा था। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, लेकिन उनका जो शूज़ का जो कलर था बड़ा अजीब सा था, वो मैच नहीं कर रहा था, डिसकलर्ड था शर्ट एंड शॉर्ट्स के साथ। समवन गेव दैम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। जब राइटर उसके जूतों को देख रही थी, तब उसने बताया कि ये जूते तो मुझे किसी ने दिए हैं, क्योंकि उस बच्चे के पास तो इतना पैसा नहीं है, उनकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनको दे सकें, प्रोवाइड करवा सकें, इसलिए वो बताता है कि ये मुझे किसी ने दिए थे, जैसे दान में दे देते हैं ऐसे ही दिए हैं किसी ने। बड़े उससे वो बताता है अपनी बात को। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, सच्चाई ये थी कि वो जूते कैसे थे, डिस्कार्डेड थे, थ्रोन अवे जूते थे। सच्चाई तो ये थी, किसी ने दिए नहीं थे,
वो किसी ने फेंक दिए होंगे कचरे में, तो उसने उसको उठा लिया होगा। ऑफ सम रिच बॉय, तो किसी रिच बॉय ने उन जूतों को फेंका होगा और इसने उनको ले लिया होगा। हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम, तो रिच जो बच्चा था उसने शायद इसलिए नहीं पहनना चाहता होगा क्योंकि उन जूतों में क्या हो चुके थे, होल हो चुके थे। सो डज नॉट बॉदर हिम, तो ये जो होल है वो इसको बॉदर नहीं कर रहा। किसको बॉदर नहीं कर रहा? जो बच्चा साहिब आलम है उसने जो जूता पहन रखा है उसके लिए होल ज़रा मामूली सी चीज़ मानी जा रही है, लेकिन रिच पीपल के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। तो वो बताता है और राइटर कह रही हैं फैक्ट तो ये है कि ये फेंके हुए जूते थे जो एक रिच बॉय ने कचरे में डाल दिए थे और ये इसने ले लिए थे। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, तो ये तो इन बच्चों का सपना है कि नंगे पाँव जो बच्चे घूमते हैं, अब उनको अगर ऐसे शूज़ भी मिल जाएं तो ये शूज़ भी उनके लिए क्या हैं, एक ड्रीम बन जाते हैं। दिस इज़ अ ड्रीम विच कम्स ट्रू, बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो टेबल टेनिस का वो जो गेम देख रहा है वो उस बच्चे के लिए उससे ज़्यादा, मतलब वो सिर्फ देख सकता है उसको, वो उसके मतलब उसके काबू में नहीं है वो चीज़ कि वो उस टेनिस वहाँ जाकर खेले उस टेनिस के गेम को, आउट ऑफ रीच है वो उसके। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अब राइटर बता रही हैं अब मैंने देखा इस सुबह को साहिब जो है वो क्या कर रहा था, इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, वो रास्ते में जा रहा था, अपने रास्ते से जा रहा था कहाँ की तरफ, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है अब वो बच्चा। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं यहाँ काम करता हूँ, कहाँ काम करता हूँ, यानी शायद किसी दुकान पर काम करने लगा है। वो कौन सी दुकान है? टी स्टॉल है, चाय की दुकान पर वो काम करता है जो कि सड़क के नीचे है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो किसको बता रहा है? अनीस जंग को ये बात बताता है कि देखो मैं उस दुकान पर काम करता हूँ। उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर है और वो बता रहा है अब मैं रैक पिकिंग का काम नहीं करता हूँ, अब मैंने नौकरी कर ली है, अब मैं टी स्टॉल पर जाता हूँ। और देखो वो रही पॉइंटिंग करके, इशारा करके वो बताता है और ये भी कहता है कि मुझे 800 रुपये मिल जाते हैं ऑल माई मील्स, तो यानी अब वो जॉब करने लगा है, रैक पिकिंग उसने छोड़ दी है। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क, राइटर कह रही है मैंने उससे पूछा क्या तुमको ये नौकरी अच्छी लगती है? तो उसका चेहरा जो था, हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफुल लुक, उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसके चेहरे ने क्या खो दी है? केयर फ्री लुक जो होता है, यानी अब उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देती है और जो चिंता से फ्री दुनिया थी उसकी, वो क्या थी? वो रैक पिकिंग थी। तो अब उसके चेहरे पर क्या दिखता है? एक टेंशन दिखाई देता है क्योंकि अब वो किसी और के यहाँ काम कर रहा है। पहले वो अपना खुद का मास्टर था, वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से करता था जो कुछ करता था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, अब राइटर बता रही हैं वो समझ गई हैं कि स्टील कैनिस्टर जो उसने हाथ में लिया हुआ है सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, यानी प्लास्टिक बैग जो वो लेकर जाता था रैक पिकिंग के लिए वो हल्का था और ये स्टील कैनिस्टर अब उसके लिए बहुत भारी बन गया है क्योंकि उसके चेहरे पर अब क्या आ चुका है? केयर फ्री लुक आ चुका है, चिंता वाला। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, वो प्लास्टिक बैग जो कि वो बड़ी हल्के से अपने शोल्डर पर लगा कर चलता था, लेकिन ये स्टील कैनिस्टर तो बहुत भारी लगता है इसके चेहरे को देखकर। द बैग वॉज हिज, बैग तो उसी का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन कैनिस्टर किसी और आदमी का था। हु ओन्स द टी शॉप, उस आदमी का जिसकी चाय की दुकान थी। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं था, अब वो किसी और के उसमें किसी और की मर्जी से काम कर रहा था। सो नाउ हियर योर चैप्टर इज़ completed. I hope you understood this story. I will be back with the next story in the next part. Thank you all of you.